हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतीश मिश्रा और आज के इस पॉडकास्ट में हम आचार्य चाणक्य के द्वारा दी गई सभी सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे और उनके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। वह चणक का पुत्र होने के नाते चाणक्य था। उसकी चालें शत्रु की पकड़ में नहीं आती थीं, अति कुटिल थीं, इसीलिए उसे लोगों ने नाम दिया था कौटिल्य। वह दिखने में जितना कठोर था उतना ही सहृदय भी था। राजनीति की बिसात पर टेढ़ी मेढ़ी चालों का खिलाड़ी होने पर भी वह सच्चा महात्मा था। उसके लिए सुख, वैभव, पद आदि महत्वपूर्ण नहीं थे। महत्वपूर्ण था देश का अखंड गौरव। अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए वह न ही कहीं रुका, न ही कहीं झुका। मैं लोगों की भलाई की इच्छा से उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, अर्थात और कुछ जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता। चाणक्य नीति। जिस प्रकार विज्ञान में सुनिश्चित सिद्धांतों की खोज की जाती है और उनकी पुष्टि बार बार किए गए प्रयोगों के एक समान प्राप्त निष्कर्षों से होती है, उसी प्रकार नीति शास्त्र की भी एक सुनिश्चित परंपरा है। इसके निष्कर्ष भी प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में एक समान है। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र को विज्ञान कहा है। वे इस ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ होने की बात कहते हैं। यहाँ सर्वज्ञ का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य का विश्लेषण करने की क्षमता प्राप्त कर लेना। अब हम आचार्य चाणक्य द्वारा दिए गए कुछ शुरुआती श्लोकों का वर्णन करते हैं। इन श्लोकों में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन से सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक भली प्रकार सोचते हुए उसकी रक्षा करनी चाहिए और चुप रहते हुए उस सोची हुई बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप अपनी क्षमता को तौलकर बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। जो लोग एक दूसरे के भेदों को प्रकट करते हैं वे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सांप बांबी में फंसकर। प्रस्तावना। क्या कर रहे हो? कुछ तो पवित्र हैं, इन पर क्रोध करना अच्छा नहीं। जो कष्ट पहुँचाए उसे जीने का हक नहीं, उसे नष्ट करना ही पुण्य है। लेकिन कुछ तो नष्ट नहीं होते, अवसर पाकर फिर फैल जाते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसकी दोबारा होने की सभी संभावनाओं को जलाकर राख कर दूंगा। शत्रु को निर्मूल करने में विश्वास रखता हूं मैं। बालक के पैरों में कुश नामक घास चुभी थी, अतः उसने कुश को ही निर्मूल कर दिया। खोद खोद कर उसकी जड़ों में मठ डालकर बची कुची छोटी छोटी जड़ों को भी जला दिया था उसने। योग्य आचार्य ने बालक में छिपी संभावनाओं को पहचान लिया था। ऐसा आत्मविश्वास और प्रबल इच्छा शक्ति ही व्यक्तित्व को ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसे में यदि जन संवेदना का पुट मिल जाए तो व्यक्ति इतिहास पुरुष ही बनता है, और ऐसा ही हुआ भी। लगभग 2000 वर्ष पूर्व भारत के इतिहास को जिस बालक ने एक स्वर्णिम मोड़ दिया, वही बालक बड़ा होकर चाणक्य बना। उसका असली नाम था विष्णुगुप्त। उसकी कूटनीतिक विलक्षणता की वजह से लोग उसे कौटिल्य भी कहते थे। यह घटना तब की है जब विश्व के मानचित्र पर कुछ देशों का कहीं कोई अता पता नहीं था, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अपने पूर्ण यौवन पर थी। धर्म, दर्शन और आध्यात्म की ही नहीं, राजनीति तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा लेने के लिए विदेशों से विद्यार्थी भारत भूमि पर आया करते थे। यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। भारत की सीमाएं उस समय अफगानिस्तान से लेकर बर्मा यानी म्यांमार तक तथा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई थी।
उस समय भारत सोने की चिड़िया था। विदेशी आक्रांताओं को भारत की समृद्धि खटक रही थी, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी कि वे हिंदुस्तान के रणबांकुरों का सामना कर सके। अंततः उन्होंने दान और भेद की नीति का सहारा लेकर मगध के शासक धर्मनंद की कमियों को पहचान लिया और उसे अपने पाश में भी कस लिया। वर्तमान के पटना तथा तत्कालीन पाटलिपुत्र के आसपास फैला पूर्व उत्तर की सीमाओं को छूता हुआ एक विशाल और शक्तिशाली वैभव संपन्न राज्य था मगध। मगध के सिंहासन पर आसीन धर्मनंद सुरा सुंदरी में इतना डूब चुका था कि उसे राज कार्य को भी देखने की फुर्सत नहीं थी। वह अपनी मौज मस्ती के लिए प्रजा पर अत्याचार करता, जो भी आवाज उठाता उसे कुचल दिया जाता। चाणक्य को भी जनहित के लिए उठाई गई आवाज की सजा मिली थी। उस महान आचार्य को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक एक करके हुई हृदय विदारक घटनाएं चाणक्य पुत्र चाणक्य के हृदय में फांस की तरह धसी हुई थीं। एक दिन जब राज्यसभा में समूचे आर्यवर्त की स्थिति का विवेचन करते हुए चाणक्य ने मगध राज धर्मनंद को उनका कर्तव्य याद दिलाया तो वह झुंझला उठा। उसने चाणक्य को दरबार से धक्के मारकर निकाल फेंकने का आदेश दिया। सैनिकों के चाणक्य को धक्के मारकर दरबार से निकालने की कोशिश के बीच चाणक्य की शिखा खुल गई। यह चाणक्य का ही नहीं, देश की उस आवाज का भी अपमान था जो अपने राजा के सामने अंधकार में विलीन होते अपने भविष्य को बचाने की गुहार कर रही थी। उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर ली, अब यह शिखा तभी बंधेगी जब नंदवंश का समूल नाश हो जाएगा। चाणक्य ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त को चुना। चंद्रगुप्त में छिपी संभावनाओं को चाणक्य ने एक एक करके तराशा। सोचे हुए कार्य को मूर्त रूप देना चाणक्य के लिए आसान नहीं था। मक दुनिया के छोटे से प्रदेश से सिकंदर नामक आंधी की गर्द भारत की सीमाओं पर छाने लगी थी। कंधार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर से गुप्त संधि कर ली थी। पर्वतेश्वर यानी पोरस ने सिकंदर की सेनाओं का डटकर सामना किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति ने पासा पलट दिया। सिकंदर की ओर से हुई बाण वर्षा से घबराई पोरस की जुझारू गज सेना ने अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। पोरस की हार हुई और उसे बंदी बना लिया गया। सिकंदर द्वारा यह पूछने पर कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, पोरस ने निर्भीक होकर कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने पोरस को उसकी वीरता से प्रसन्न होकर छोड़ भी दिया। इस पराजय के बाद आचार्य चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त अपनी सेना को संगठित करने, उसे तैयार करने और युद्ध की रणनीति बनाने में पूरी तरह से लग गया। भारी भरकम शस्त्रों, शीर सत्राणों और कवचों आदि की जगह हल्के परंतु मजबूत हथियारों ने ली। शारीरिक शक्ति के साथ ही बुद्धि चातुर्य का भी प्रयोग किया गया। चाणक्य की कूटनीति ने इस स्थिति में अमोघ ब्रह्मास्त्र का काम किया। कौटिल्य ने साम दाम दंड एवं भेद चारों नीतियों का प्रयोग किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। नंदवंश का नाश हुआ। चंद्रगुप्त ने मगध की बागडोर संभाली। सिकंदर के सेनापति सेक्युलस की बेटी हेलन का चंद्रगुप्त के साथ विवाह हुआ। धर्मनंद का प्रधान अमात्य, जो कि एक राक्षस था, वह चंद्रगुप्त का महाअमात्य बना। एक बार फिर से भारत बिखरते बिखरते बच गया। सिकंदर नाम की आंधी शांत होकर वापस अपने देश चली गई और चाणक्य, उसने निर्जन एकांत में राजनीति के पूर्व ग्रंथों का अवगाहन कर उसने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का पुट दिया और अर्थशास्त्र पर एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ राजा, राजकर्मियों तथा प्रजा के संबंधों और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में अनुकरणीय व्यवस्था देता है। कुछ विद्वानों ने चाणक्य की तुलना मैकियावली से भी की है, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात से सहमत नहीं थे।
उनकी दृष्टि में चाणक्य की महानता के सामने मैकियावेली काफ़ी अदने हैं। चाणक्य एक महान अर्थशास्त्री, राजनीति के वेत्ता तथा कूटनीतिज्ञ होते हुए भी महात्मा थे। वे सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से परे थे। इसी कारण कामंडकीय नीतिसार में विष्णुगुप्त के लिए ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। जिसने अर्थशास्त्र रूपी महासमुद्र को नीतिशास्त्र रूपी अमृत से दोहन किया, उस महाबुद्धिमान आचार्य विष्णुगुप्त को मेरा नमन है। जन कल्याण के लिए जो भी जहाँ से मिला उसे चाणक्य ने लिया और उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने ग्रंथ का शुभारंभ करते हुए शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों का नमन करते हैं। दोनों गुरु हैं, दोनों की अपनी अपनी विशिष्ट धाराएं हैं। पृथ्वी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जिन अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया, उन सभी का सार संकलन कर इस अर्थशास्त्र की रचना की गई है। चाणक्य नीति ने नीति सार का निचोड़ दिया है। इसका संकेत आचार्य ने प्रारंभिक श्लोकों में ही कर दिया है। इस शास्त्र को विधि पूर्वक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति भली भांति जान लेता है कि शास्त्र में किसे करने योग्य कहा जाता है और किसका निषेध है, क्या शुभ है और क्या अशुभ है। कृतो प्रकृतं कुर्याद हिंसने प्रतिहिंसनम तत्र दोषो न पतति दुष्टे दुष्टं समाचरेत। अर्थात जो जैसा करे उससे वैसा ही बरतें। कृतज्ञ के प्रति कृतज्ञता भरा, हिंसक के प्रति हिंसा युक्त और दुष्टता का व्यवहार करने पर किसी प्रकार का पाप नहीं होता।